जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आईएमडी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले थे जो कि आपके सिलेबस से बचा हुआ था, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो बचे हुए थे। इसके बारे में बात करना ज़रूरी था। एक बार आपके नज़र से घूम जाएगा तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है एक क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से बहुत ईजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है। तो जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जितना कॉमन सब्जेक्ट है, जो आपका आईएमडी कॉमन सब्जेक्ट है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो है आपका स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। ठीक है। स्टॉक कहें या फिर इन्वेंट्री कहें, इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री उपभोज्य पदार्थों, जो कंज्यूमर गुड्स होता है, का विस्तृत विवरण प्रदान करने वाली सूची है जो सामग्री का मात्रा और उसका मूल्य बताती है। ठीक है। स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब यही होता है कि जो भी सामग्री है वो कितनी मात्रा में अवेलेबल है और उसका मूल्य कितना है। ये सारी चीज़ क्या बताती हैं, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री के थ्रू पता चलता है। ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स विच प्रोवाइड्स क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, यह सभी प्रकार की सामग्री को व्यक्त करता है जो स्टोर में उपलब्ध होती है, परंतु उसमें वह मटेरियल व फर्नीचर तथा अन्य सम्मिलित नहीं है जो कि ऑफिस या शॉप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो सीधा सीधा आप मतलब इसका समझ सकते हैं कि ऐसे सामग्री को व्यक्त करता है जो स्टोर में उपलब्ध होते हैं, ना कि जो मटेरियल हैं, जो फर्नीचर हैं, ठीक है, या फिर ऐसे और मटेरियल्स हैं जो ऑफिस या फिर शॉप में यूज किए जाते हैं। ये सब आपका स्टॉक या फिर इन्वेंट्री के अंतर्गत नहीं आता है। जो आपके स्टोर में उपलब्ध होती है, अवेलेबल होती है, वही मटेरियल का बताता है क्या, आपका इन्वेंट्री स्टोर या फिर स्टॉक। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के कितने टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल फ्लो। मटेरियल फ्लो के आधार पे जो होता है आपका इन्वेंट्री, वो कितने तरह का होता है। तो आप देख सकते हैं 5-6। ठीक है। 6 तरह का होता है आपका। किसके आधार पे, मटेरियल फ्लो के आधार पे जो इन्वेंट्री होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट है आपका रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, यह मूल रूप से वे पदार्थ होते हैं जो कि फैब्रिकेशन प्रोसेसिंग के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, जो भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, वही तो सारा जो मटेरियल यूज होता है वही रॉ मटेरियल होता है। ठीक है। अगला आपका है फिनिश्ड पार्ट। फैक्ट्री में तैयार किए गए पार्ट्स जो कि असेंबली में यूज किए जाते हैं, ये क्या है, आपका फिनिश्ड पार्ट है। ठीक है। अगला जो क्या टाइप है आपका, अगला है कंपोनेंट पार्ट। ठीक है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, खरीदे गए ऐसे पार्ट तथा मटेरियल जिन्हें असेंबली में यूज करने के लिए किसी अन्य ऑपरेशन की नीड नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट पार्ट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला है वो क्या है, सब असेंबलीज। ठीक है। सब असेंबलीज क्या होती है, असेंबल किए गए ऐसे पार्ट जो प्रोडक्ट के साथ असेंबल होने के लिए उसके अभिन्न अंग बन जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब असेंबलीज बोलते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्रीज। ठीक है। कार्य की प्रक्रिया के अंतर्गत दो ऑपरेटिंग मशीनों के बीच रुकी हुई इन्वेंट्री जो कि अगले ऑपरेशन या परिवर्तन के लिए इंतज़ार में है, परिवहन के लिए इंतज़ार में है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंतज़ार में है, इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्रीज बोलते हैं। ठीक है। अगला है आपका फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। जो फिनिश गुड होता है क्या है आपका, पूर्ण रूप से तैयार प्रोडक्ट जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने या ग्राहक के पास भेजने के लिए तैयार रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। ठीक है। या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। अगला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग के आधार पे जो इन्वेंट्री या फिर स्टॉक होता है कितने तरह का हो सकता है। तो इसमें आप फर्स्ट लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार इन्वेंट्री या स्टॉक जिसमें स्पेयर पार्ट आज शामिल होते हैं।
दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं इनडायरेक्ट स्टॉक, जैसे ऑयल, टूल्स आदि, जो कि असेंबल किए गए प्रोडक्ट के अभिन्न अंग नहीं होते हैं। अगला आप इसमें लिख सकते हैं विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली इन्वेंट्रीज। अगला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कन्वेंशनल जो नॉर्मली हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्या करते हैं, तो फर्स्ट आपका होता है डायरेक्ट स्टॉक और सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट स्टॉक या फिर इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो डायरेक्ट जो स्टॉक होता है या फिर इन्वेंट्री होता है उसमें आप क्या लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का मटेरियल किसी भी रूप में जो मुख्य उत्पाद का अभिन्न अंग बन जाता है, जिसे ग्राहक या वितरक के पास भेजा जाता है, ठीक है। अगला आपका जो आता है वो है क्या, इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज या फिर इनडायरेक्ट प्रोडक्ट या फिर इनडायरेक्ट जो स्टॉक है, वह मटेरियल जिन पर प्रोसेस करने की नीड नहीं होती और वे मुख्य प्रोडक्ट के अभिन्न अंग नहीं होते, परंतु इसके बगैर मुख्य उत्पाद अपूर्ण होते हैं। इनको क्या हम लोग बोलते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज बोलते हैं या फिर इनडायरेक्ट स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं आप, वह उत्पाद जो कि डिस्ट्रीब्यूटर या फिर ग्राहक के पास भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, फिनिश्ड इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका परचेज्ड पार्ट। फिनिश्ड व नॉन फिनिश्ड पार्ट जिन्हें मार्केट से खरीद कर प्रयोग में लाया जाता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि आपका स्टॉक या फिर इन्वेंट्री क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। या फिर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री पर, दोनों सेम चीज़ है, तो घबराने की बात नहीं है। आपसे स्टॉक भी पूछा जा सकता है, इन्वेंट्री भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है मटेरियल मैनेजमेंट में। तो मटेरियल मैनेजमेंट अगर पूछ लेता है शॉर्ट नोट, तब इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, जो मटेरियल मैनेजमेंट है कि निम्न महत्व हो सकते हैं। फर्स्ट में आप लिख सकते हैं कंपनी में उत्पाद के विनिर्माण पर उसकी लागत का 50 से 70% भाग मटेरियल पर खर्च होता है, अर्थात इंडस्ट्रीज़ में विनिवेश की गई पूंजी का एक बड़ा हिस्सा मटेरियल पर खर्च होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, इस आधार पर यह आवश्यक हो जाता है कि प्रतिष्ठान जो ऑर्गेनाइजेशन में समुचित मटेरियल मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल किया जाता है, चूँकि मटेरियल की छोटी सी बचत भी उत्पादन लागत को कुछ सीमा तक घटा सकती है और बढ़ा सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो भी आपका इंटरप्राइजेज है, जो भी आपका इंडस्ट्रीज है या फिर जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके सभी सेक्शन में समन्वय स्थापित करता है जो कि मटेरियल्स की खपत करते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट है। नाम से क्लियर हो रहा है, जो भी आपके इंडस्ट्रीज है उसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं उसके मैनेज करने के लिए आपका क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में विभिन्न प्रकार के मटेरियल प्रयोग किए जाते हैं, इसके अंतर्गत परचेज की जाने वाली मटेरियल्स की मात्रा, टाइप्स, लोकेशन, टाइम आदि बातों पर निर्णय किया जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपके आ जाता है एग्ज़ाम में मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में लिखने के लिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसका आने का चांस बहुत कम है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं क्या, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आपके शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि उत्पादन मांग, जो भी आपका डिमांड है प्रोडक्ट का, की आपूर्ति के लिए कितनी मात्रा में आवश्यक सामग्री भंडार स्टोर में उपलब्ध रखी जाए, जिससे सही समय पर सही मात्रा में सही पदार्थ की इकोनॉमिकली ढंग से पूर्ति की जा सके, ठीक है। अगला पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल ही एक ऐसा साधन है जिसके बल पर जिन दो कंपटीशन ऑब्जेक्टिव के मध्य अथवा संभव अधिकतम संतुलन की स्थिति समाप्त की जा सकती है, वो क्या है, निम्न है। इसमें आप फर्स्ट लिख सकते हैं, इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट को यथासंभव कम करना। दूसरा आप लिख सकते हैं, फर्म के
कंजप्शन तथा इसके अपने पर्सनल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए सर्विस लेवल पर यथासंभव अधिक से अधिक उच्च करना। ठीक है, अधिक से अधिक करना। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं तकनीक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। कौन कौन से तकनीक होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। तो फर्स्ट आपका जो तकनीक होता है एबीसी एनालिसिस। एबीसी जो एनालिसिस है वो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पक्का है आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 5 नंबर में आपका ज़रूर पूछता है। और ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एबीसी एनालिसिस और EOQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो जो आपका तकनीक होता है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए क्या है, आपका एबीसी एनालिसिस है, फिर आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी है, फिर आपका है डिटरमाइनिंग टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री लेवल। तो ये सारे क्या है आपके इन्वेंट्री कंट्रोल के तकनीक हैं। सबसे पहला जो हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं वो क्या है आपका एबीसी एनालिसिस। ठीक है, एबीसी एनालिसिस क्या होता है कि इसके द्वारा क्या करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एबीसी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर ये आ जाता है तो आप इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे, किसी उद्योग के आकार में जैसे जैसे विस्तार होता जाता है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रम किए गए जाने वाले आइटम्स भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल के इस तकनीक के अंतर्गत प्रयोग में या फिर उद्योग में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी आइटम्स को उनके मूल्य और इम्पोर्टेंस के आधार पर अलग करने में बहुत सहायता मिलती है। तो जो भी आपका इन्वेंट्री कंट्रोल है उसमें जो भी आपके मटेरियल्स है जो यूज हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनके मूल्य के आधार पर उनके कितना इम्पोर्टेंस है उसके आधार पर उसको अलग करने में बहुत मदद मिलती है। किसके थ्रू, एबीसी एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा, एक बार पढ़ के जाइएगा। आगे आप इसके बारे में लिख सकते हैं, यह तकनीक यह भी स्पष्ट करती है कि कोई आइटम कितना मूल्यवान है और किस हद तक औद्योगिक संगठन के लिए या फिर इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हित में नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत सभी आइटम्स को उसके मूल्य के प्रतिशत और आइटम की संख्या के प्रतिशत के आधार पर 3 समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए जो ग्रुप्स है, जो समूह है, कौन कौन से हैं तीनों, तो ग्रुप ए हुआ आपका, ग्रुप बी हुआ आपका, ग्रुप सी हुआ। 3 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण आइटम्स को ग्रुप ए, उससे कम महत्वपूर्ण आइटम को ग्रुप बी और उससे सबसे कम जो आपके महत्वपूर्ण आइटम होते हैं उसको ग्रुप सी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, जिनका इम्पोर्टेंस, जिनका आइटम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसको कहाँ पे रखा जाता है, ग्रुप ए में रखा जाता है। इससे कम जिसका होता है, ठीक है, उसको कहाँ पे रखा जाता है, तो बी में रखा जाता है, बी ग्रुप में रखा जाता है। बी से भी जिसका कम होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है, सी ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है उसको ए ग्रुप में रखा जाता है। ए ग्रुप से जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम होता है उसको बी ग्रुप में रखा जाता है। बी ग्रुप से जो इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम होता है जिस मटेरियल को, उसको सी ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एबीसी एनालिसिस होता है। ठीक है, अब एक चार्ट है जिसके थ्रू आपको समझना होगा या फिर आपके एग्ज़ाम में इसको आप लिख भी सकते हैं। इस चार्ट के द्वारा निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ए है आपका, बी है आपका, सी है, ये तीनों आपका ग्रुप है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका कैटेगरी है। ठीक है, ये आपका अप्रॉक्स प्रतिशत ऑफ आइटम है, ये आपका अप्रॉक्स प्रतिशत ऑफ जो कॉस्ट है। ठीक है, तो जो हाई मूल्य वाले आइटम होते हैं वो 10% होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो आपका कॉस्ट होता है अप्रॉक्स 70% होगा। मीडियम मूल्य वाले जो आइटम होते हैं उनका जो आइटम्स होते हैं वो 20% होते हैं और उनका जो आपका कॉस्ट होता है वो भी आपका 20% होता है। यहीं पे जो लो कॉस्ट वाले आइटम होते हैं वो 70% होते हैं और इनका जो कॉस्ट होता है 10% होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप बना भी सकते हैं, बिल्कुल बनाइएगा अगर आपके एग्ज़ाम में एबीसी एनालिसिस आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ए आइटम। ठीक है, ए ग्रुप का जो आइटम है कुल स्टोर सामग्री में बहुत कम 10% तक होते हैं, परंतु अपनी उच्च कीमत और अधिक खर्च होने के कारण एक कंपनी के कुल खर्चों का एक बड़ा हिस्सा लगभग 70% प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो महंगे होंगे वो ज़्यादा आपके महंगे होंगे, कॉस्ट उनका ज़्यादा होगा तो कम मात्रा में होंगे कंपनी में, जो जिसका दाम कम होगा, मूल्य कम होगा, प्राइस कम होगा, वो ज़्यादा हो गया आपकी कंपनी में, उसका जो आइटम है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए
अगला आप क्या लिख सकते हैं, बी जो आइटम है, बी आइटम मध्यम लेवल के जो मीडियम लेवल के आइटम होते हैं उन्हें ए आइटम की भांति हाईली कंट्रोल की नीड नहीं होती है, फिर भी इन्हें सी आइटम की अपेक्षा अधिक सावधानी और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ए संख्या में लगभग 20% होते हैं और कुल खर्चे का लगभग 20% ही इन पर खर्च होता है। ठीक है, इसके बाद जो सी होता है, सी जो आपका ग्रुप है उसमें क्या है, सी आइटम्स कुल संख्या का लगभग 70% ही होते हैं तथा इन पर कुल खर्च का लगभग 10% ही खर्च किया जाता है। ठीक है, सी आइटम जो होता है उसमें जो है 70% आइटम्स होते हैं लेकिन खर्च जो होता है कितना होता है, 10% होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एबीसी एनालिसिस को मेन स्टेट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक आइटम के लिए वार्षिक उपभोग यूनिट में ज्ञात करते हैं। अगला आप लिख सकते हैं रुपए के रूप में प्रत्येक आइटम का वार्षिक उपभोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है जिसको आपको अपने एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा खासा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला है एबीसी एनालिसिस के लिए जिसके बारे में आपको लिखना होगा, इसको आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कुल खर्च इक्वल टू होगा आपका वार्षिक उपभोग इनटू यूनिट लागत जो है, यूनिट जो कॉस्ट है उसको। ठीक है, रुपए में। चलिए अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, प्रत्येक आइटम को उच्चतम वार्षिक उपभोग से न्यूनतम वार्षिक उपभोग में वर्गीकृत करते हैं। अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, कुल मान का कैलकुलेशन करते हैं। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, आइटम्स की कुल मान के पदों में हाई मीडियम लोअर मान वाले आइटम का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। ठीक है, कितना कौन सा मटेरियल हाई कॉस्ट का है, कौन सा लो कॉस्ट का है, कौन सा एकदम लो कॉस्ट का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। चलिए अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, अब एक ग्राफ बनाते हैं जिसके एक्स एक्स पर आइटम्स का प्रतिशत और वाई एक्स पर आइटम जो है उसका टोटल मान का जो प्रतिशत है उसको हम लोग रखते हैं। तो ये आपका जो बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एबीसी एनालिसिस का ग्राफ। ठीक है, इसको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, ग्राफ बनाना, फिगर बनाना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या है, टोटल जो आइटम है, जो आइटम की कुल संख्या है वो प्रतिशत में है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, आइटम्स का प्रतिशत में कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे 10, 30, 100। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 70, 90, 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि आइटम का जो कॉस्ट है जो इसका 10% है, ठीक है, वो आइटम की कुल संख्या कितना है, 70% है। यहीं पे जिसका 30% है, ठीक है, यहाँ पे भी आप 30% कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका, तो जो आइटम ए है वो 10% है आपका, जो आइटम बी है वो कितना है, 20% है। आप यहाँ पे आइटम जो सी है वो कितना है, 70% है। इसका जो कॉस्ट है इस साइड में आप लिखेंगे, इसका जो कुल संख्या आइटम की कुल संख्या है प्रतिशत में, इसको इधर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एबीसी एनालिसिस के लिए, इसको अपने एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद ये आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड स्टॉक कंट्रोल सिस्टम आल्सो राइट इट्स एडवांटेज। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और इम्पोर्टेंट आपके बच जाते हैं, जैसे आपका EOQ हुआ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी, ये सारे आपके कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक बच जाते हैं, जैसे टैक्सेस हुआ। ठीक है, बहुत सारे टैक्स होते हैं, GST होता है, सारा आपके सिलेबस में है, तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पढ़ाना ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है, आपके निगाह के सामने एक बार उस वर्ड को, उस शब्द को, उस क्वेश्चन के आंसर को घूमना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप अपने एग्ज़ाम में लिख पाएंगे उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।